हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो जीएस पेपर 1 जो कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, तो इसमें मैं आजकल वर्ल्ड हिस्ट्री करा रही हूँ, जो कि आपका यूनिट 4 है। पहले आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद आपका राष्ट्रीय आंदोलन, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास शुरू हो जाता है। तो विश्व के इतिहास में औद्योगिक क्रांति का अपना एक महत्व है और यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका 2015 में आया था। जैसे इस बार जो अमेरिकी क्रांति है, जो अमेरिका और फ्रांस की क्रांति है, ये 2013 में आया था, आपको 2015 में दोबारा से पूछा है, 2019 में दोबारा से पूछा है। तो इसी तरह से 4-5-6 साल बाद मैंने देखा कि रिपीटेशन एक है। कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 2010, 11, 12, 13, 14 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो दोबारा से पूछे गए हैं। फिर आगे 2017, 18, 19 में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो सेम नहीं होता, लैंग्वेज थोड़ा चेंज होता है, पर टॉपिक वही रहता है। तो यूपीएससी टॉपिक अलग से लाएगी भी कहाँ से? सिलेबस वही है, उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 17-18 में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था, 16 में था, 17-18 में नहीं था, 19 में दोबारा पूछा गया। तो अभी 20 में भी आप उम्मीद करेंगे। तो मुख्य जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। मैंने अर्जुन देव जब मैं करा रही थी तो आप लोगों को मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया है। फिर मैंने आप लोगों को क्लास 9th भी पूरा कराया था। क्लास 9th में भी मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री कराया था आप लोगों को। पर अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ये अनअकैडमी है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ से आप जब जुड़ते हो, हमसे जब जुड़ते हो, तो डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका कवर होता है। और एक लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो वो उससे मतलब जीएस का लेते हो तो जीएस के जितने कोर्सेज हैं वो सब आप पढ़ सकते हो। ऑप्शनल के लिए लेते हो तो जैसे मान लो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है या ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो जितने भी एडुकेटर हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आप उनको पढ़ सकते हो। तो इस तरह से ये आपको एक अनलिमिटेड एक्सेस देता है। और बस लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। यहीं से आपको आपका सब्सक्रिप्शन भी होता है, यहीं पर आपकी क्लासेस भी होती हैं, आप सिस्टम पे भी क्लास ले सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, ये 100+ टॉप के एडुकेटर्स और ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जिसके मतलब एक के 100 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, आप वो सब ले पाएंगे। तो आने का जो तरीका है, प्लस और आइकॉनिक प्लस 1 साल का आप लेते हैं, 1 साल का आप प्लस लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है 44,550 रुपये में। ईएमआई से अगर लेते हैं तो ये 3700 में ही पड़ेगा। तो 44,550 रुपये में 1 साल का, 64,800 में 2 साल का, और 81,000 में आपका 3 साल का है। तो 3 साल का कोर्स अब लेना शुरू कर दिया है स्टूडेंट्स लोगों ने। जिनको भी 22, 23, 24 में देना है एग्जाम, वो 3 साल वाला कोर्स ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आप भी अगर 12th में हैं और अभी से आप तैयारी का मूड बना चुके हैं, तो आप भी इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस लेते हो तो आपको एक मेंटर मिल जाता है। तो इसमें आपका 62,550 रुपये में आपका जो है 1 साल का है, 96,300 में 2 साल का है, 96,300, एंड 1,26,900 में आपका 3 years का है। तो इसमें आप 5,000 महीने का पड़ेगा अगर 1 साल का लेते हो, 4,000 पड़ेगा अगर 2 साल का लेते हो, और 3,525 यानी 3,500 रुपया पड़ेगा अगर आप 3 साल का लेते हो। तो ये आइकॉनिक कोर्स है आपका। कोड याद रखिए, रिंकू लाइव कोड यूज करेंगे तभी आपको 10% का ये डिस्काउंट मिलेगा। ये कुछ ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका पबएड है, पीएसआईआर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को मानव विज्ञान कहते हैं, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली साहित्य, हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य और इंग्लिश साहित्य, ये साहित्य के कुछ विषय हैं। और आप जो है 1 साल का इसमें आप लेते हो, 1 साल का तो मिनिमम लेना, इससे कंप्रोमाइज मत करना। तो 24,750 रुपये में आपका 1 साल का है,
36,000 में 2 साल का है, 45,000 में आपका 3 साल का है। 1 साल मिनिमम लेना, ऊपर मत जाना, ज़्यादा फर्क भी नहीं है। 6 महीने का आप लेते हो तो 20,250 रुपये में है, और यही आपका 1 साल 24,000 में हो जाएगा। तो इसलिए आप 1 साल का ही लेना, और कोड मेरा रिंकू लाइव है, इससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप लिंक, ये तो पूरा का पूरा लिंक है। वैसे आप अनअकैडमी में जाकर @रिंकू सिंह हिस्ट्री डालते हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर पाएंगे मेरे इस टेलीग्राम चैनल को, और यहीं से आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, क्या था। सबसे पहले देखें कि क्या था औद्योगिक क्रांति। तो ये शुरू जो हुआ औद्योगिक क्रांति, ये अधिक मुनाफा कमाने के लिए, कम लागत पर अधिक माल का उत्पादन करने के लिए, कम लागत पर अधिक से अधिक माल का उत्पादन किया जाए और उसको बेचकर मुनाफा कमाया जाए, इसके लिए ही औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति इसी के लिए शुरू हुई और इसी से पूंजीवाद का विकास हुआ। कल जब मैं आप लोगों का क्लास ले रही थी, मैंने आप लोगों को साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद पढ़ाया। साम्राज्यवाद तो पहले से भी, औद्योगिक क्रांति के पहले से ही शुरू हो गया था, पर इसमें तेजी आई थी औद्योगिक क्रांति के बाद। लेकिन पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इनका उदय ही औद्योगिक क्रांति के बाद होता है। तो कल मुझे ये रियलाइज हुआ कि औद्योगिक क्रांति मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था, पर फिर आज मैं पढ़ा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कल भी बार बार मैं औद्योगिक क्रांति का कारण बताते हुए, आपको समझाते हुए मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से समाजवाद का उदय हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, समाजवाद का उदय हुआ। पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद का उदय होता है, और समाजवाद का ही थोड़ा सा अतिवादी रूप साम्यवाद है। तो ये सभी राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज आपने पढ़े, और आज आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो ज्यादा उत्पादन करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए। तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई 1750 में इंग्लैंड में ये शुरू हो गया था, और इसके बाद ही माल और सामान के सॉरी, आजकल आप लोग कहेंगे कि जब भी मैम क्लास में आती हैं छींकती हैं। कोल्ड समय आप देखिए, आप जो आजकल का समय, क्या मतलब मौसम कैसा चल रहा है, तो कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म। अब इसकी शिकार हूं मैं पिछले कई दिनों से। ठीक हो के फिर कोल्ड हो रहा है, और आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत लापरवाही करती हूँ या मस्ती करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम रूटीन लाइफ में जीती हूँ और जी रही हूँ। पर इसके बाद भी हो रहा है, इसके बाद भी हो रहा है। तो माल और सामान के उत्पादन में मनुष्य और जानवरों की जगह मशीनों ने जो कार्य करना शुरू किया, ये अभी मेरे फोटो से छुप गया होगा, आप ऐसे सुन लीजिए। तो व्यक्ति और जानवर पहले यही दो काम करते थे, इनकी जगह पर मशीनें कार्य करने लगी। इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए मनुष्यों की अभी भी जरूरत थी, पर अब मशीनें ज्यादा कार्य करने लगी। तो इसी मशीन युग को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति, क्योंकि यहीं से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके और मुनाफा कमाने के लिए बाजारों की खोज शुरू हुई। बाजारों की खोज से ही उपनिवेशवाद शुरू हुआ। मुनाफा कमाने के होड़ में ही पूंजीवाद की शुरुआत हुई, और यहाँ पूंजीवाद से जिस तरह से मजदूरों की स्थिति खराब होती चली गई, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद का उदय हुआ। तो ये औद्योगिक क्रांति का बहुत महत्व है। तो देखिए 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में घटी थी। इंग्लैंड से क्यों शुरू हुआ? औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों की जीवन गुणवत्ता पर चर्चा कीजिए। औद्योगिक क्रांति से वहां के लोगों के लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आया, उनके जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया, और इसकी तुलना भारत से भी
इसकी तुलना भारत से भी करने की बात कही गई थी, क्योंकि जिस औद्योगिकरण के दौर से इंग्लैंड उस समय गुजरा, भारत अब गुजर रहा है। और भारत में भी बिल्कुल वही स्थिति हो चुकी है। तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, भीड़ भाड़ शहरों में बढ़ रही है, झुग्गी झोपड़ियां बन रही हैं, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, मजदूर आंदोलन हो रहे हैं। भारत में भी सेम, क्योंकि भारत में जब इंग्लैंड का शासन था, जब अंग्रेजी शासन था, तो भारत में उस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, औद्योगिकरण हुआ पर उस तरह से नहीं हुआ जैसे इंग्लैंड में हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि हमेशा ये सवाल आता है कि आखिर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। तो या फिर औद्योगिक क्रांति में के प्रारंभ होने के पीछे कारण, तो अगर औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के पीछे कारण आपसे पूछा जाएगा, तो ये कारण में भी आपको वही इंग्लैंड की ही परिस्थितियां देनी होंगी, क्योंकि इंग्लैंड में ही ये शुरू हुआ और फिर इसका प्रसार होता है। बाकी तो जैसे हमने इंट्रो में अभी डिस्कस किया कि आकांक्षा तो आपको पता नहीं होगा कि किस तरह से आकांक्षा लोगों की बढ़ी, पूंजी कमाने की, मुनाफा कमाने की, और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। उस एक व्यापारी वर्ग था जिसने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर किस तरह से तेज गति से उत्पादन किया जा सकता है। तो कैसे कैसे यह औद्योगिक क्रांति संभव हुई, उसके पीछे आप कारण पढ़ने जा रहे हो। तो 18वीं शताब्दी, देखो ये यहाँ पर ये श होगा, कहीं कहीं सती में वो भी आ जाता है। तो शताब्दी हालांकि सबसे माने यही है। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ, परिस्थिति इंग्लैंड में ही इसलिए हुआ क्योंकि वहां की परिस्थितियां बहुत अनुकूल थी। तो क्या क्या, तो सबसे पहले समुद्र पे पार जो व्यापार इनका चल रहा था, भारत में आ चुके थे ये, भारत में आ चुके थे। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, मलाया, कई जगह भी आ चुके थे। अफ्रीका से दास व्यापार में भी ये शामिल थे। तो इंग्लैंड ने बहुत मुनाफा कमाया दासों के व्यापार के जरिए, तो स्पेशली इंग्लैंड ने खूब मुनाफा कमाया। तो अब इसके पास पूंजी था, क्योंकि इस व्यापार से इसको आवश्यक पूंजी मिल गई, क्योंकि आविष्कार करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो इससे इसको पूंजी मिल गई। और यूरोपीय देश भी इस होड़ में शामिल थे। ठीक है, यूरोपीय मतलब अन्य यूरोपीय देश भी, जैसे भारत में पुर्तगाली थे, डच थे, डेन थे, फ्रांसीसी थे। तो पुर्तगाली तो इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, पर ये जो इस होड़ में इंग्लैंड एकदम शक्तिशाली के रूप में उभरा। इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली रहा, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा, और जहां जहां गया वहां से अपने सभी प्रतिद्वंदियों को इसने भगाया। तो उसने ऐसे उपनिवेशों को हथिया लिया जहां से उसको नियमित रूप से कच्चा माल मिलता रहे, नियमित रूप से कच्चा माल उसको मिलता रहे बनाने के लिए। तो उपनिवेशों को ऐसे जहां जहां जो महत्वपूर्ण उपनिवेश थे उनको हड़प लिया उसने। जैसे भारत से उसको कपास चाहिए था। तो इंग्लैंड में परिस्थितियां और क्या बनी कि 18वीं शताब्दी में बाड़ा आंदोलन हुआ। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, कल मैंने आपको चर्चा की थी ना कि समाजवादी क्या कहते थे कि फिर से प्राक औद्योगिक सामुदायिकतावाद की स्थापना हो, यानी औद्योगिकरण से पहले जिस तरह से समुदायवाद था उसकी स्थापना हो। तो ऐसा था कि मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि जैसे मान लो कि इतना बड़ा खेत है, उस गांव का वो लॉर्ड है, जैसे भारत में जमींदार कहते हैं वहां लॉर्ड कहते थे। तो वो अपना थोड़े सी जमीन पर खेती करता था और बाकी जमीनों का छोटा छोटा ऐसे टुकड़ा बनाकर उसने जो है अपना दूसरे किसानों को दे दिया था। वो इस पर खेती करते थे, कुछ हिस्सा लॉर्ड को भी देते थे। गांव में ही एक सामुदायिक भूमि होती थी जहां पर सबके पशु चरा करते थे, सबका काम चलता था। तो इस तरह से वहां पर ऐसे चलता था। तो अब ये क्या हुआ, अच्छा अब मान लो ये खेत एक लगातार नहीं है, बीच में सड़क भी है, बीच में रोड है, उनकी झुग्गी झोपड़ी, यहां से उनके घर वर भी हो सकते हैं।
तो अब बाड़ा आंदोलन शुरू हुआ। अब बाड़ा आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने क्या किया कि अब इनको अपने खेत एक तो दूसरों को नहीं देना था, मतलब जो छोटे किसानों को भूमि टुकड़ियां इन्होंने दी थी वो अब इनको छोटे किसानों को नहीं देना था। और इन्होंने छोटे छोटे किसानों की सभी भूमि टुकड़ियों को मिलाते हुए, इनके घर वर सड़क वड़क को मिलाते हुए इन लोगों ने अपना पूरा इस तरह फार्म खेती की शुरुआत की। तो अब यहां से ये पूरी जमीन उन्होंने ले ली और इस पर खेती की शुरुआत की। क्योंकि एक बड़े प्लॉट में आप ज्यादा मात्रा में एक ही अनाज उगा सकते हो ना, इसके लिए इन्होंने कहा। तो इसको बाड़ा आंदोलन कहा गया। सरकार ने भी, राजतंत्र था उस समय इंग्लैंड में, और सरकार ने भी साथ दिया। इंग्लैंड की सरकार ने भी साथ दिया इन्हीं, क्योंकि वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसमें जो मतलब वहां के संसद में कह लीजिए, हाउस ऑफ पीपल में, वहां पर इन भूस्वामियों का ज्यादा प्रभाव था। तो सरकार ने भी इसको सपोर्ट किया। तो अब बड़े जमींदारों ने सभी छोटे छोटे किसानों की भूमि टुकड़ियां ले ली, अपने बड़ा एक फार्म बनाया, अपने मुनाफे के लिए बड़े स्तर पर खेती करनी शुरू की। तो अब ये सारे लोग जो इन छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करते थे, अब वो सभी के सभी बेरोजगार हो गए। लंबी चौड़ी फौज खड़ी हो गई इन बेरोजगारों की। और ये अब जो बेरोजगार है, इनको एक तरह से इन्हीं के श्रम को इस्तेमाल किया गया। इस 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, अस्थायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी और व्यापारी वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता आ गई थी। व्यापारी वर्ग के, मैंने जैसा बताया कि इनका प्रभाव था, तो व्यापारी वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता आ गई थी। सरकारी दखलंदाजी का कोई खतरा नहीं था इनको, क्योंकि सरकार भी इनको ही सपोर्ट करती थी। इसके अलावा आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि इंग्लैंड में प्राकृतिक संसाधन थे। ठीक है, संसाधन की प्रचुरता आप कहेंगे, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। आप पॉइंट भी बना सकते हैं, मैंने पॉइंट नहीं बनाया है। तो इंग्लैंड के पास लोहा, कोयला, अब लोहा और कोयला किसी को मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो लोहा, कोयला, ये संसाधन जो था ये बड़ी मात्रा में विद्यमान थे, जो उद्योगों के लिए सबसे जरूरी होता है। ये वहां पर बहुत सारे थे। जहाज उद्योग का भी यहां पर काफी विकास हो चुका था। तो जहाज उद्योग का विकास हो चुका था, तो इससे क्या फायदा हुआ, वस्तुओं को लाने ले जाने में इनको कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक, एक देश से दूसरे देश तक इनको कोई कठिनाई नहीं हुई। उस समय ये सभी सुविधाएं दूसरे देशों को प्राप्त नहीं थी। इतना प्राकृतिक संसाधन नहीं था, स्थायी सरकार नहीं थी। जहाज उद्योग, जो यातायात के मुख्य साधन उस समय जलमार्ग था, इतना विकसित जहाज उद्योग कहीं पर नहीं था। बाड़ा आंदोलन इंग्लैंड में ही हुआ था। बाड़ा आंदोलन हुआ था। फार्मिंग, खेती की इस तरह से शुरुआत हुई और उपनिवेश उस समय सबसे ज्यादा इंग्लैंड के पास थे, जहां से इनको पैसा भी आ रहा था और वहां से ये कच्चा माल आराम से ले सकते थे। बाकी यूरोपीय देशों में क्यों इंग्लैंड में ही हुई, एक तो इंग्लैंड में ये सुविधाएं थी, और बाकी जो सभी यूरोपीय देश थे वहां उन देशों में अभी स्थिति ऐसी नहीं थी। एक तो सभी देशों में इस समय भूमि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, जैसे कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। राजनीतिक शासन पद्धति इनकी पिछड़ी हुई थी। सबसे पहले इंग्लैंड में ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्रांति हुई। और बाकी जो यूरोपीय देश हैं वहां पर अभी राजनीतिक शासन पद्धति पिछड़ी हुई थी। और इटली और जर्मनी ये तो अलग अलग थे, इनका तो एकीकरण भी नहीं हुआ था, ये अलग अलग थे उस समय। तो अन्य यूरोपीय देश अभी इनसे, इंग्लैंड से पिछड़े हुए थे। तो ये जो आपने अभी तक पढ़ा, ये कारण थे। क्या कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि क्रांति किस किस क्षेत्र में ज्यादा हुई। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कपड़ा उद्योग और फिर आएगा लौह उद्योग। तो सबसे पहले कपड़ा उद्योग की ही बात करते हैं।
कि यहाँ पर जो है क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी तक ईस्ट इंडिया कंपनी सूती कपड़ा भारत से इंग्लैंड भेजती थी, क्योंकि भारत में जो सूती कपड़े बनते थे वैसा इंग्लैंड में नहीं बनता था और इंग्लैंड के लोगों को बहुत पसंद था। तो कालीकट से क्योंकि भेजते थे तो कैलिको कहा गया। आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ाया है, नहीं अभी आप लोग को कुछ दिन पहले नहीं, वो प्लस पर पढ़ाया था। पर जैसे मैं आप लोग को भी एनसीईआरटी फिर से शुरू करूंगी 21 के लिए, ये तो 2020 का टारगेट है मेरा। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी में भी कैलिको एक्ट पढ़ते हो आप, कैलिको अधिनियम। तो कालीकट से भेजते थे सूती कपड़े को, इसलिए सूती कपड़े को कैलिको कहा गया। तो कैलिको कपड़े भेजते थे ये, फिर ढाका का मलमल भेजते थे, कश्मीर के सॉल, ठीक है, कश्मीर में जो है जो शॉल होते थे, शॉल ओढ़ने वाला ऊनी, तो कश्मीर के जो ऊनी शॉल थे, ये साल भी लिखते देते हैं इसको, और शॉल भी कहते हैं, इंग्लिश में शॉल और हिंदी में साल। तो ये इनको ये इंग्लैंड भेजते थे, इंग्लैंड में हमेशा ठंडी पड़ती है, इनकी मांग बहुत बढ़ गई, वहां पर बहुत ज्यादा इनकी मांग बढ़ गई। तो वहां के जो बुद्धिमान व्यापारी थे वो क्या करने लगे कि वो भारत से कपास मंगाने लग गए, भारत से रुई मंगाने लग गए और उससे वहीं पर कपड़ा तैयार करने लग गए भारत के जैसा। क्योंकि यहाँ से माल ले जाने के लिए इंग्लैंड से चांदी और सोना लाना पड़ता था, चांदी और सोना, और फिर इनको आयात शुल्क भी देना पड़ता था, अपने ही देश में इनको आयात शुल्क भी देना पड़ता था, और भारत में इनको निर्यात शुल्क देना पड़ता था। बंगाल में इसी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। तो अब वहां के व्यापारियों ने डिमांड को देखते हुए भारत से कपास मंगाने लग गए। वही फिर यहाँ पर ब्रिटिशों ने क्या किया था कि गुमास्ता प्रणाली के द्वारा कपास ही खरीदने लग गए थे। एडवांस पैसा दे देकर जो कपास उत्पादक थे उनसे कहते थे कि आप हमको ही कपास बेचोगे। तो इस तरह से कपड़ा तैयार करने लग गए वहां पर अब जब कपड़ा तैयार करने लग गए तो वहां पर अभी पारंपरिक पद्धति थी, वही पुराने ढंग के चरखे, हाथ करघे, यही काम में लाते थे। तो ये जो पुराने ढंग के चरखे हाथ करघे थे, हाथ करघा जिसे आप कहते हैं, वो बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि इंग्लैंड में जितनी डिमांड थी उसके हिसाब से ये उत्पादन नहीं कर पाते थे। तो फिर आविष्कार किए गए, फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो वहां पर फिर आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जल्दी जल्दी ये उत्पादन हो, ये कपड़े जल्दी जल्दी बने। और हमेशा आविष्कार ऐसे ही हुए हैं, हमेशा से आविष्कार ऐसे ही हुए हैं। तो फिर वहां पर शुरू हुआ। तो हरग्रिव्ज ने एक मशीन का आविष्कार किया सबसे पहले, जिससे तेजी से सूत काटना संभव हो गया। मैंने ऐसे सर्च किया था तो ये ऐसी यही मशीन दिखी, हरग्रिव्ज मशीन, जब सर्च किया तो। अब कितना सच है ये ये वहां पर रखा हुआ है म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है ये। तो इससे तेजी से सूत काटना संभव हुआ। और ऑर्कराइट ने क्या किया, इसी मशीन में थोड़े से चेंजेस किए और इसको हाथ की जगह पानी की शक्ति से चलाना संभव हो गया इसी मशीन को। और फिर हॉर्ग्रीव्ज और आर्कराइट के बाद क्रैम्पटन ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें हरग्रीव्ज और आर्कराइट दोनों की मशीनों के लाभ मिलने लग गए। जल्दी जल्दी सूत काटना और पानी जैसे एनर्जी से, उसको आप हाइड्रो पावर कहते हो, जो पानी से वो चलता है, तो हाइड्रो पावर से जो चलना शुरू हो गया। तो ये क्रैम्पटन ने बना लिया। अब ये जो 3 आविष्कार हुए, अब ये इससे क्या हो गया कि बारीक सूत कम खर्च में बनने लग गया, और ज्यादा बनने लग गया, क्योंकि अभी हाइड्रो पावर से चल रहा है। तो बाकी सारे जो देश हैं वहां पर ये तकनीक नहीं है, अभी ये तकनीक नहीं है। और फिर इसी में कार्टराइट ने शक्ति से चलने वाला करघे का आविष्कार कर दिया, इलेक्ट्रिक करघे का, 1785 में कार्टराइट ने, याद रखिएगा।
कार्टराइट ने इलेक्ट्रिक करघे का आविष्कार कर दिया, और इस मशीन को घोड़े और बैल भी चला सकते थे। मशीन को के उसको बांध दिया इनसे, वो भी चला सकते थे। बाद में जब कारखाना नदी शहर के निकट ये मतलब कारखाने स्थापित किए गए, तो इस मशीन को चलाने के लिए फिर जल शक्ति का इस्तेमाल किया गया। तो अब तो क्या था कि पहले तो ये रुई मंगा रहे थे, पर वो सूत नहीं बना पाते थे जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से ये उत्पादन नहीं कर पाते थे। पर अब जब ये मशीनें बन गई, तो अब इनको रुई कम पड़ने लग गई। जो भारत से कपास ये मंगाते थे, वो कपास अब इनको कम पड़ने लग गया। क्योंकि क्या हुआ कि मतलब रुई, कपास से जनरली रुई निकलता है ना, जिसे हम कॉटन कहते हैं। तो अब रुई कैसे बनता है? तो कपास को पहले धुन कर, ओट कर, फिर रुई को और बिनौले को अलग करके तब जाके वो रुई बनता है। तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा स्लो चलता है, ये थोड़ी धीमी चलती है। आप लोगों ने अपने आसपास देखा भी होगा। तो इसमें क्या होता था कि एक मजदूर दिन भर में 5 या 6 पौंड ही कपास हाथ से साफ कर पाता था। 5 या 6 पौंड, इससे ज्यादा नहीं साफ कर पाता था वो। तो फिर इसी समय ये देखो, ये इनका नाम है एली विटनी नाम है इनका। ये एक अमेरिकी थे और इन्होंने कपास ओटने की मशीन बना दी। सिर्फ 5 या 6 पौंड जो हाथ से कपास बना पा रहे थे मजदूर, अब वो जो है 100 गुना 300 गुना ज्यादा मात्रा में कपास एक घंटे में इससे 300 गुना कपास ओट कर रुई तैयार की जा सकती थी। ठीक है, तो इस तरह से अब इनको कपास की ज्यादा जरूरत थी। तो 1760 में इंग्लैंड ने लगभग 20 लाख किलोग्राम कपास का आयात किया। फिर 1815 में 5 करोड़ किलोग्राम और 1840 में 25 करोड़ किलोग्राम कपास आयात किया गया, क्योंकि वहां पर अब मशीनें जल्दी जल्दी बना रही हैं, जल्दी जल्दी जो है सूत काट रही हैं। सूत काटने के लिए रुई जल्दी बनने लग गया। और कपास का आयात इतना बढ़ा कैसे लेकर आते थे वो? तो भाप से चलने वाला इंजन आ गया। तो ये देखिए जेम्स वॉट हैं। जेम्स वॉट ने 1769 में जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बना दिया। और भाप का इंजन बन गया तो जहाजों से कपास मंगाने में उपनिवेशों से जल्दी जल्दी लाने लग गए। और इस आविष्कार ने उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। आप छोटे क्लास में आपने औद्योगिक क्रांति पढ़ी होगी, तो सबसे पहले इनके भाप वाले इंजन की ही बात की जाती है। वेटले, आर्कराइट वगैरह की, कार्टराइट वगैरह की बात नहीं की जाती। सबसे पहले इनकी बात, क्योंकि यही मुख्य था। इसने एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। और अब भाप की शक्ति जैसे ही उपलब्ध हुई, तो अब यंत्र बनने लग गए। ज्यादा से ज्यादा मशीनों की मांग हुई। और मशीन कैसे बनेंगी? लोहे से। लोहा कैसे गलेगा? कोयले से। और लोहा और कोयला पर्याप्त मात्रा में इंग्लैंड में था ही। तो इस तरह से खूब मशीनें बनी। और अब मशीनें जो बन रही थी, तो उसमें जो अभी तक जो खर्च आ रहा था, जो समय लग रहा था, उससे भी कम समय में और सस्ते तरीके से लोहा को बनाने के लिए जरूरत महसूस की जाने लगी। क्योंकि धमन बट्टी के विकास के बाद घटिया किस्म के लोहे को इस्पात में बदलने की पद्धति ये जो ब्रिटेन में शुरू हुआ, इससे ब्रिटिश उद्योग सस्ता इस्पात बनाने में सफल हो गया धमन भट्टी के विकास से। तो ये अब लौह उद्योग में भी आगे आ गया। और बाद में जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में
1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप से चलने वाले इंजन का विकास कर दिया। जेम्स वाट ने भाप 1769 में भाप से चलने वाली मशीनें, ठीक है, ये जो इन्होंने इंजन बनाया वो मशीनों में इस्तेमाल हुआ, जहाजों में इस्तेमाल हुआ। पर जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो बनाया ये रेल में इस्तेमाल हुआ। और अब जो है इस मतलब जो रेलों में यूज करके बंदरगाहों से माल ढोने में, बंदरगाहों से बाजारों में लेकर जाना, कच्चे माल को बंदरगाहों तक लेकर जाना, ये आसान हो गया। तो 1830 में पहली रेलगाड़ी भारत में, जो 1853 में बनी थी ना, भारत में 1853 में डलहौजी ने चलाया था इसको, पुणे से थाने, पर इंग्लैंड में ये 1830 में चली। और जो पहली रेलगाड़ी थी वो लिवरपूल से मैनचेस्टर यात्रियों को लेकर, सामान को लेकर चलने लग गई। तो 1830 इंग्लैंड और 1853 इंडिया। अब कच्चा माल लाना है मशीनों तक, और उससे जो कारखाने में माल बना उसको ढोकर लेकर जाना है बंदरगाह तक, ताकि वो दूसरे देशों में लेकर जाया जा सके, उस माल को बेचने के लिए बाजारों तक लेकर जाया जा सके। तो इन लोगों ने सड़कों का भी विकास किया, सड़कों का भी विकास हुआ। पक्की सड़कें बनाने की प्रणाली जो है मैकेडम ने निकाली थी। मैकेडम ने जल मार्ग का इस्तेमाल किया गया, काफी सारी नहरें बनाई गई, काफी सारी समुद्र से निकालकर वो जो नहरें बनी, उन नहरों से के माध्यम से जर्नी आसान होती थी ना भाई। नहर के पानी में उथल पुथल नहीं रहेगा जो समुद्र के पानी में रहेगा, इसलिए नहरें बनाई गई। तो ये बाद में पक्की सड़कों की भी जरूरत महसूस की गई। तो पक्की सड़कों कैसे, जैसे अलकतरा लगा करके जो आप देखते हो ना, पक्की सड़क उसे कहते हैं ना। और गांव में जो धूल मिट्टी से बनी हुई सड़क होती है उसे कच्ची सड़क कहते हैं। तो पक्की सड़क बनाने की प्रणाली जो है मैकेडम ने निकाली थी। मैकेडम ने, ये सब आपके मतलब जीके है, किसने क्या आविष्कार किया। तो जल मार्ग से तो यातायात की सुविधा बढ़ी ही, और ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जल मार्ग ज्यादा सस्ता पड़ता था हर चीज से, तो इंग्लैंड ने नदियों को और झीलों को नहरों से जोड़ना शुरू कर दिया, नदियों और झीलों को। बाकी ये जो यातायात में सुधार आया, इससे मनुष्य, सामान और संदेश सबको लाने ले जाने में आसानी हो गई। मनुष्यों को, माल को इधर से उधर ले जाने में, संदेश, भाई आप जो संदेश पहुंचाते हो, तो जैसे लेटर लिखते हो, तार देते हो, कुरियर भेजते हो, ये भी तो यातायात के माध्यम से ही आता है। तो किस तरह से शुरू हुआ, ये भी इंग्लैंड में शुरू हुआ। ये 19वीं शताब्दी में सबसे पहले इंग्लैंड में काम में लाई गई थी। इसको पेनी पोस्ट कहा गया। पेनी पोस्ट यानी पेन से लिखा हुआ, देखिए पंख से लिख रहे हैं ये। और पेनी पोस्ट का विचार सबसे पहले रॉलैंड हिल ने दिया। तो इसको भी नोट रखिएगा कि सबसे पहले पेनी पोस्ट का विचार रॉलैंड हिल ने दिया, और उसके बाद थोड़े दिन बाद भारत और अन्य देशों में इसको अपनाया गया। तो भारत तो उपनिवेश ही था इंग्लैंड का। तो भारत में 1854 में डाक तार भी शुरू हो गया। और अब रेलवे से जब ये जाने लग गया, मतलब ऐसा हुआ कि पेनी पोस्ट की किस तरह से आप लिख के किसी संदेश को भेज दो और वो रेलवे से वहाँ उस जगह पर पहुंचाई जाएगी, तो ये डाक खर्च कम हो गया। पहले लोग अपने हरकारे को लेते थे और फिर भेजते थे। वो बहुत ज़्यादा समय लेकर वो हरकारा काम करता था। खेती के भी नए औजार बने, मतलब कृषि में भी क्रांति आई। कपड़ा उद्योग में क्रांति आई और कृषि उद्योग में क्रांति आई। और कृषि उद्योग में क्रांति आने का प्रमुख कारण था औजार। लोहे से
औजार बने जो मतलब मिट्टी के एकदम सीने को चीर देते थे, तीखा से तीखा औजार बने, हल बने, मतलब हल, हैंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें। नाली खोदने के लिए ड्रिल बनाई गई। कुदाली का स्थान घोड़े ने ले लिया, ठीक है। कुदाली का स्थान घोड़े ने से मतलब घोड़े ने कैसे लिया कि एक मशीन बनी कुदाल की तरह, ऐसे 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 टेढ़ी सी होती थी और ये एक साथ ऐसे लगी रहती थी। आपने देखा होगा, आजकल ट्रैक्टर करता है ये। तो अब ये इस घोड़ों के साथ जोत दिया गया। अभी एक एक हल, दो बैल एक हल को चलाते थे और अब क्या हो रहा है कि इसमें कितने हल लगे हुए हैं, 2 4 6, इससे ज्यादा भी होते थे। उसको उसको एक साथ ऐसे रस्सी से बांध दिया गया और उसको घोड़े से कनेक्ट कर दिया गया, यानी घोड़े से बांध दिया गया। अब घोड़ा जितना दौड़ेगा ये भी जो है, तो घोड़ों की जोड़ी बांध दी जाती थी। तो इस तरह से जो है जुताई होने लग गई, सॉरी। तो फसल काटने और दौनी करने के लिए भी मशीनों का आविष्कार किया गया। फसल काटने और दौनी करने का भी, मतलब बोने के लिए भी जोतने की जरूरत थी, जोतने के लिए भी, और फिर जब फसल तैयार होगी तो काटने के लिए भी मशीन बना लिए गए। और फसल काटने के बाद जो खलिहान में फसल जाती है, जिस जब अनाज अलग करना होता है इस पौधे से, उसको कहते हैं दौनी, दौनी कहते हैं उसको। उसके लिए भी मशीनों का आविष्कार। आज भी ट्रैक्टर करते हैं ये। अब तो खैर मशीन आ गई है, उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। अब तो वो खेत में ही अलग कर देता है, खेत में ही अनाज को अलग कर देता है। अनाज अलग, पौधा वही छोड़ दिया, केवल अनाज काट लेता है। तो अब तो और भी ज्यादा टेक्निकल जमाना आ गया है। खाद का प्रयोग करने लग गए ताकि उत्पादकता बढ़े। अदल बदल कर मतलब खेती करने लग गए एक खेत पर, अदल बदल कर। ये नहीं कि लगातार धान ही रोप रहे हैं, लगातार गेहूं ही रोप रहे हैं। जैसे मध्यकाल में क्या होता था, अब मैंने आप लोग को मध्यकाल में पढ़ाया है, जैसे मुगल काल में, कि उसमें जैसे जमीनों को कुछ समय के लिए परती छोड़ दिया जाता था। तो जैसे 3 तरह की जमीनें होती थी ना, पोलज, परती, चांचड़। पोलज, परती, चांचड़। तो पोलज की फर्टिलिटी, जो कि बहुत फर्टाइल लैंड है, हर साल इस पर खेती हो रही है। और परती जमीन वो होती थी जिसको 2 से 3 साल के लिए जिसको छोड़ दिया जाता था। और जब इसका नाइट्रोजन रिस्टोर हो जाता था तो फिर इस पर खेती शुरू हो जाती थी। और चाचड़ एकदम से बंजर जमीन होता था जिस पर खेती संभव ही नहीं था। तो अब यहाँ पर ये लोग खाद का इस्तेमाल करने लग गए और अब जो है जमीन को बिना बोए छोड़ने की जरूरत नहीं थी। अब इन लोगों ने 3 पतिया घास की फसल उगानी शुरू की या फिर सनई उगाने लग गए, क्योंकि उत्पादकता उसे खाली मतलब ये 3 पतिया घास क्या करती थी कि इसको बोने से जमीन का उपजाऊपन, नाइट्रोजन फिर रिस्टोर हो जाता था। तो इनको बोने से, खाली छोड़ने से ज्यादा इनका उपजाऊपन बढ़ता था। तो इस तरह से ये सब वैज्ञानिक भी अपना काम कर रहे थे। इंग्लैंड में भूस्वामी अपने फार्मों का आकार बढ़ाने लगे। देखा आपने बाड़ा सिस्टम में, बाड़ा आंदोलन के फलस्वरूप बहुत सी भूमि की चकबंदी हो गई थी और बड़े जमींदारों ने बेईमानी करके छोटे किसानों की छोटी टुकड़ियां भी अपनी भूमि में मिला ली थी। जहां पर किसानों का अपना व्यक्तिगत भी मान लो छोटा सा है, और इधर ये सारा बड़े भूस्वामी की जमीनें हैं। ये बड़े भूस्वामी की जमीनें हैं ये सारी, और इसी में छोटा सा एक किसान का है। तो अब क्योंकि अब ये पूरा एक तरह से चकबंदी हो रही है, इनको एक बड़ा लैंड चाहिए, तो फिर इसको भी वो लोगों ने क्या किया कि ले लिया, इसको भी ले लिया उन लोगों ने। तो अब छोटे जमींदार और काश्तकारों के लिए चारागाह भी नहीं रह गए। जैसा कि मैंने बताया कि जो सामुदायिक जमीन थी, ज्यादा से ज्यादा खेती करने के लालच में
सामुदायिक जमीनों पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया, और जमींदारों का प्रभाव था, वो अपने हिसाब से मनचाहा कानून बनवाने में सफल हुए। मनचाहा कानून बनवाने में सफल हुए। छोटे किसानों से जो इन लोगों ने जमीनें ले ली थी, अब जो है मतलब एक तरह से बेदखल कर दिया गया छोटे किसानों को, और इनका एक तरह से राज्य स्थापित हो गया। अब जो ये बेरोजगार हुए, अब ये सब शहर आने लग गए, शहर आने लग गए फैक्ट्री में काम करने के लिए। अब मालिक जो भी मजदूरी कारखाने में देते, अब इन्हें स्वीकार करना पड़ता। तो उद्योगों की इस तरह से उन्नति हो गई, क्योंकि खूब श्रम मिला, सस्ता सस्ता श्रम मिला फिर, और इस सस्ते श्रम से उद्योगों की खूब उन्नति हुई, लेकिन किसानों का शोषण हुआ। उद्योगों की तो उन्नति हुई, लेकिन किसानों का शोषण हुआ। तो इस तरह से कृषि में क्रांति आई वहां पर। तो सूती वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, कृषि जो मुख्य क्षेत्र थे, सब में ही क्रांति आई इंग्लैंड में। अब इस औद्योगिक क्रांति का प्रसार कैसे हुआ? अब इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसका अन्य जगह पर कैसे प्रसार हुआ, उसकी बात करने जा रहे हैं। आपको प्रसार पर भी क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रसार हुआ इसका। इंग्लैंड अब औद्योगिक देश बन चुका था, सबसे शक्तिशाली, और जो मशीन जो बना रही थी और औजारों के लिए पिग लोहे की जरूरत इनको थी। ठीक है, पिग लोहे की जरूरत थी, और पिग लोहा इंग्लैंड में बहुत पर्याप्त था। तो ये खूब सारे औजार बना बनाकर दूसरे देशों को निर्यात करने लग गए। इंग्लैंड निर्यात करने लग गया दूसरे देशों को। बाकी इंग्लैंड के अलावा औद्योगिक क्रांति का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, इंग्लैंड के अलावा, वो देखने जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे, ये यूरोप महाद्वीप है, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है ये। ठीक है, अब ये देखो, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, इटली, जर्मनी, अपना ये सब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब यूरोप है। ये पूरा का पूरा आपका, ये पूरा का पूरा यूरोप है। इन जगहों में सबसे पहले फैला। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का। विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे भी कारक थे जो पश्चिमी देशों के अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको एकदम आसान कैसे यूपीएससी पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जापान की औद्योगिक क्रांति यूरोप के बाकी देशों की औद्योगिक क्रांति से कितनी भिन्न थी। तो हमेशा अपने भीतर एक आदत डालिए आप कि क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए, आप उसका सार खोज लेंगे और उसके सार को खोजकर उस पर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 2013 का क्वेश्चन कि जापान में कैसे डिफरेंट हुई है। तो मैं जापान से नहीं शुरू कर रही हूँ, मैं पूरा सभी देशों से शुरू कर रही हूँ। ये तो 2013 का क्वेश्चन है। तो हम फ्रांस से शुरू कर रहे हैं। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में हार हुई, और 30 वर्ष तक लगातार उसका इंग्लैंड के साथ युद्ध हुआ। तो 23 वर्ष तक की लगातार लड़ाई खत्म होने के बाद यूरोपीय महाद्वीप में फिर औद्योगिक क्रांति का प्रसार शुरू हुआ। तो फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इन सब जगह मशीनों का प्रयोग होने लग गया, सब जगह पर। तो 1850 ईस्वी में फ्रांस का लौह उद्योग जो है पनप कर अभी विकसित हो रहा था। इसके यहाँ ना लोहा था ना कोयला था। फ्रांस में ना लोहा था ना कोयला था।
उसको दोनों चीजें आयात करनी पड़ती थी, पर ये लोग बना रहे थे ये लोग। 1865 तक इस्पात बनाने में जर्मनी का स्थान संसार में दूसरा था। 1865 तक दूसरा स्थान था जर्मनी का, इतनी तेजी से आगे बढ़ा। पर इंग्लैंड इन सभी देशों से बहुत आगे था, इंग्लैंड बहुत आगे था। तो जर्मनी में औद्योगिक विकास देर से प्रारंभ हुआ, एकीकरण हुआ, उसके बाद शुरू होता है। पर उन्नति इसकी बहुत आश्चर्यजनक रूप से हुई। 1870 ईस्वी के बाद इसकी खूब तेजी से प्रगति हुई, खूब तेजी से, और कुछ ही वर्षों में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी बन गया लौह उद्योग में। रूस की अगर हम लोग बात करते हैं कि रूस में कैसे हुआ, तो रूस में ही सबसे बाद में जाकर औद्योगिक क्रांति हुई, सबसे बाद में। तो इस रूस में खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर पूंजी और स्वतंत्र मजदूरों की कमी थी। जातर मजदूर जो थे वो बंधुआ थे। तो रूस का जो औद्योगिक विकास है वो पूरी तेजी से हुआ, ठीक है, पूरी तेजी से हुआ। कब? जब 1917 की क्रांति हो गई। 1917 के रूसी क्रांति के बाद रूस का औद्योगिकरण शुरू हुआ। और अमेरिका में 1800 ईस्वी के आसपास इसको आजादी मिली थी इंग्लैंड से। 1776 से शुरू हुई थी अमेरिकन क्रांति, और 1800 के आसपास इसको जो है आज़ादी मिल गई थी, इंग्लैंड से आज़ादी मिल गई थी। और उसके बाद बहुत से कारखाने बन गए थे, बहुत से कारखाने, सूती कपड़ा, इस्पात, जूता उद्योग। 1860 ईस्वी तक ये सब बन गया था, सूती कपड़े का भी, लौह उद्योग का भी, जूता उद्योग का भी। तो 1870 तक 70 सालों में अमेरिकी उद्योगों ने तेजी से विकास किया, बहुत तेजी से। और अगर हम लोग एशिया में बात करें, जो आप लोगों को पूछा हुआ है, जापान क्यों पूछा, आपका क्वेश्चन जापान पर से ही क्यों आया है? तो जापान से इसलिए आया कि जापान एक एशियन कंट्री है, और ये एक अब औद्योगिक देश बन चुका है जापान, और अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। और जिस तरह से एक छोटा सा देश जितना प्रोडक्शन कर लेता है, बाकी छोटे देशों में पॉसिबल नहीं था। भारत के लोग तो थक जाते, और कठिन परिस्थितियों में इसने अपना विकास किया था। इसीलिए जापान से कोई क्वेश्चन आपका आया है। सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे एशियन कंट्री होना। तो जापान पर जो ये पूंजीवादी देश थे, वो जापान पर प्रेशर बनाने लग गए, जापान की अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए। एक सेकेंड, प्यास लग गई है थोड़ी। हाँ जी, तो यहाँ पर जापान पर प्रेशर बनाने लग गए यूरोप, स्पेशली इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब जो शक्तिशाली देश थे। तो युद्ध के खतरे को देखते हुए जापान में औद्योगिकरण की प्रक्रिया युद्ध उपकरण बनाने से शुरू हुई, युद्ध उपकरण बनाने से, कि इसको जो है रूस को इसने हराया था। मतलब इसको ये था कि कोई भी यूरोपियन देश उस पर हमला करे तो उसे निपटने में ये सक्षम हो, उसके लिए शुरू हुआ था जापान में। और जापान में अलग, मतलब पूंजीपतियों के द्वारा शुरू नहीं हुआ। आपने क्या देखा
कि इंग्लैंड में एक व्यापारी वर्ग है जो राजा को प्रभावित करता है, संसद को प्रभावित करता है और वही औद्योगिकरण करता है। तो आपने देखा कि उल्टा हुआ, वहां से उल्टा हुआ, ठीक है, वहां से उल्टा हुआ। यहां पर खुद राज्य ने इंटरफेयर किया और राज्य के लीडरशिप में, एक तरह से राज्य के देखरेख में, शासन के देखरेख में औद्योगिकरण शुरू हुआ। जैसे भारत में मतलब सरकार के द्वारा शुरू हो जाए, तो यहां पर सरकार के द्वारा औद्योगिकरण शुरू हुआ और पूंजीपति वर्ग थे, लेकिन स्वतंत्र पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हुआ। ये भी राज्य के संरक्षण में थे और राज्य के संरक्षण में ही इन्होंने विकास किया। यानी राज्य का पूरा नियंत्रण रहा राज्य का इस औद्योगिकरण में, और आज भी ऐसे ही चलता है। तो राज्य के संरक्षण में शुरू हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन यही था ना कि यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, यूरोपियन देशों में हुआ, उससे ये अलग कैसे हुआ। तो इस तरह से ये अलग रहा। वहां पर स्वतंत्र रूप से हुआ, यहां पर राज्य के संरक्षण में हुआ। और वहां पर जो जिस तरह से स्वतंत्र पूंजीवाद, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी परिणाम में, कि वहां पर लेजिस फेयर की नीति अपनाई गई, बाजार को मुक्त करने की नीति, कि बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, पर यहां तो सरकार ही औद्योगिकरण कर रही थी। तो इस तरह से ये अलग था। तो जापान में सबसे पहले रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ये सब बनाए जाते थे और 19वीं सदी के अंत तक जापान ने इस्पात उद्योग में कदम रखा और सबसे आगे गया। ये मशीन, इतनी टेक्नोलॉजी, जापान जितनी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं आपको मिलेगी। और इसने मतलब इस्पात, मशीन, धातु की वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में प्रारंभ करने शुरू किया और निर्यात भी करने लग गया। और कार के व्यापार में तो ये सबसे आगे निकल गया जापान। तो इस तरह से जापान का औद्योगिकरण हुआ। अब आपने पढ़ा औद्योगिक क्रांति क्या है और इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। फिर आपने पढ़ा औद्योगिक क्रांति का प्रसार अन्य देशों में। और अब मैं आपको बता रही हूं कि औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ। क्या परिणाम रहा औद्योगिकरण का? परिणाम कह लीजिए, प्रभाव कह लीजिए। तो औद्योगिक क्रांति से आप मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि तेजी से शहरीकरण हुआ। तो यहां पर टाइटल आप शहरीकरण भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि शहरीकरण तीव्र हुआ, तीव्र गति से शहरीकरण। तो इसके पहले अधिकांश जनता गांव में रहती थी। इंग्लैंड में भी सेम था भारत की तरह, और कृषि पर निर्भर थी। लोगों की आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। छोटे छोटे कुछ कस्बे उसबे होते थे, ठीक है, जहां पर लोग एक्सचेंज करते थे अपने तैयार माल वाल का। अब वो सभी शिल्प के केंद्र, वो मतलब पहले जो छोटे कस्बे होते थे, छोटे नगर, वो शिल्पों के लिए जाने जाते थे, मंदिर के लिए, शिल्प के लिए। अब वो सभी के सभी जो है, अब वो राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण के केंद्र बन गए। शहरों और कस्बों के बीच भी व्यापार होता था और उनका भी विदेशों से भी व्यापार होता था। तो देश के अंदर शहरों और कस्बों के बीच और विदेशों से व्यापार होता था, शिल्प का होता था। अब जो है औद्योगिकरण के बाद ये स्थिति बदल गई। मतलब जो शिल्प केंद्र होते थे, भारत में भी आप प्राचीन काल से ही देखते हैं कि विदेश व्यापार था, लेकिन आज का विदेश व्यापार कितना अलग है। बिल्कुल उसी तरह से इंग्लैंड में भी ये चेंज हुआ, बाकी देशों में भी चेंज हुआ जहां जहां पर ये हुआ। अब काफी जनता क्या हुआ, शहर में रहने लग गई। वो सारे शिल्प के केंद्र, कस्बे, अब वो औद्योगिक नगर में बदल गए। और गांव की जो जनता थी, जो बेरोजगार हो गई थी, अब वो आ गई थी शहरों में और शहर के औद्योगिक कारखाने में ये काम करने लग गए। अब जो है 20% से भी कम जनसंख्या का संबंध अब भूमि से था इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में इस तरह से हुआ। अब लोग शहर आ गए, झुग्गियों में रहने लग गए, इस तरह से धुएं भरे औद्योगिक नगर में वो, और बहुत बुरी स्थिति में, जहां पर आप ये समझ लो कि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई संरचनात्मक व्यवस्था नहीं थी, और उस गंदगी में जो है झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग आकर रहने लग गए। ठीक है, तो गांव में एक जो व्यवस्था बनी हुई थी, सिर्फ भारत में जो आप देखते हो व्यवस्था, वो सिर्फ भारत में नहीं थी, ये आपको सभी यूरोपियन देशों में भी मिलती थी। वहां पर भी सामंत थे, लॉर्ड थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, उनके अधीन, उनके वो मतलब हाई क्लास होते थे, उनके अधीन एक कृषक समाज रहता था, वहां पर भी शोषण था। मनुष्य अब स्वतंत्र हो गया, वैसे तो किसी का दबाव नहीं है, काम करेगा पैसे कमाएगा, नहीं मन हुआ तो काम पर नहीं गया। एक फैक्ट्री मजदूर गया तो उसे दिहाड़ी मिली, नहीं गया तो नहीं मिली, पर उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता था काम करने के लिए। गांव में लोग मजबूर करते थे, तो एक ये बदलाव आया। औद्योगिक क्रांति से लोग पास आए, कई कई देश पास हुए, देश के लोग, देश में राज्य एक दूसरे के करीब आए, और जिन देशों का औद्योगिकरण हो चुका था, उन लोगों ने उन अऔद्योगिकृत देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। तो इसी का परिणाम रहा साम्राज्यवाद। तो औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव और परिणाम है कि व्यापार में प्रतियोगिता आई, और इसी का था परिणाम कि साम्राज्यवाद का उदय हुआ। तो सबसे पहले उद्योगों का विकास इंग्लैंड में हुआ, तो सबसे पहले बाजार की तलाश भी उसने की, तो उसने सारे मतलब संसार में लगभग सभी बाजारों पर अधिकार कर दिया। यूरोपियन बाजार, अमेरिकन, एशियन, अफ्रीकन, सभी बाजारों पर। बहुत सारे यूरोपियन देशों ने तो क्या किया कि सस्ती वस्तुएं, क्योंकि मशीन से बनी हुई वस्तुएं सस्ती होती थी, तो ये सस्ती वस्तुएं उनके देश में न आए, तो उन लोगों ने भारी भारी आयात कर लगाए, प्रोटेक्टिव टैरिफ्स, संरक्षी आयात कर जिसे कहते हैं। भारत में भी मांग करती थी ना कांग्रेस लगाने के लिए, गांधी ने मांग किया था अपनी 11 सूत्री मांग में। तो वहां पर यूरोपियन देशों में बाद में जब औद्योगिक क्रांति का प्रसार हुआ, देर से वहां पर औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो उन लोगों ने इंग्लैंड की बनी हुई सस्ती वस्तुएं उनके देश में न आ सके, ताकि उनके देश का जो मतलब नई स्थापित उद्योग हैं, नए स्थापित उद्योग हैं, जो नया नया औद्योगिकरण है, वो न हो जाए, मतलब टूट न जाए, नष्ट न हो जाए। तो इसलिए इन लोगों ने भारी भारी आयात कर लगा दिया अपने नवजात उद्योगों को संरक्षण देने के लिए। इसीलिए उन लोगों ने फिर उपनिवेश बनाए थे, क्योंकि उपनिवेशों में नीतियां ये खुद बनाते थे। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार बिक्री धीरे धीरे सभी यूरोप में फैला, औद्योगिकरण यूरोप के अन्य देशों में भी। तो अब इनको क्या चाहिए था? उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल की बिक्री के लिए बाजार। इसके लिए ही अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता शुरू हुई। और कल आप यही साम्राज्यवाद में पढ़ चुके हो कि क्या कारण रहा उदय के। फिर तो सबसे पहले इंग्लैंड इसमें आगे आया। उसने फिर मतलब एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में कच्चे माल के लिए उसने स्रोतों को ढूंढना शुरू कर दिया, और बाकी इस होड़ में बाकी देश भी धीरे धीरे शामिल हुए, जहां जहां औद्योगिक क्रांति हुआ। इस तरह से साम्राज्यवाद का उदय हुआ, कच्चे माल और बाजारों की खोज में। तो उपनिवेशवाद क्या है? तो आपने देखा कि आप गए खोज में, वहां गए व्यापार की खोज में, अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए, और वहां पर धीरे धीरे आपने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, और वहां पर आपने बसना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपने उपनिवेश बना लिया। तो इन लोगों ने फिर जो है उपनिवेशवाद, यहीं से उपनिवेशवाद शुरू होता है, क्योंकि जो उपनिवेशों की नीतियां भी यही बनाते थे
तो पहले उपनिवेश बनाए और फिर मतलब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर थोड़ा सा ही है। उपनिवेशवाद के माध्यम से भी साम्राज्यवाद होता है। तो साम्राज्यवाद में जब कोई देश दूसरे देश को विजित कर लेता है, तो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में फर्क क्या है कि साम्राज्यवाद में शक्ति के बल पर और उपनिवेशवाद में आप पहले जाते हो व्यापारी बनकर या किसी खोज में आप जाते हो और धीरे धीरे वहां की परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए आप वहां पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हो, तो वो भी फिर आपके साम्राज्य का अंग ही बन जाता है। तो इस तरह से साम्राज्यवाद का उदय हुआ और कई अंतरराष्ट्रीय संघर्ष हुए। प्रथम विश्व युद्ध इसी का परिणाम रहा, उपनिवेशवाद का ही। और प्रथम विश्व युद्ध में ही छुपा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का, औद्योगिक पूंजीवाद का भी उदय हुआ। पूंजी पहले होती थी कृषक सामंत लॉर्डों के पास, अब औद्योगिक पूंजी का उदय होता है। और इसमें एक इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो धीरे धीरे एक विचारधारा ने जन्म लिया कि सरकारों को व्यापार या उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी को लेजिस फेयर की नीति कहा जाता है कि सरकार न हस्तक्षेप करे इसमें। सारे पूंजीपति इस सिद्धांत का आधार धर्म की भांति करते थे, मतलब इस सिद्धांत का समर्थन धर्म की तरह कि आप हमारे मतलब उत्पादन कैसे करेंगे, हम उसका मूल्य निर्धारण कैसे करेंगे, हम व्यापार कैसे करेंगे, यहां पर अब आप इंटरफेयर मत करो। तो इनके लाभ का परिणाम और निर्धारण मतलब मांग और आपूर्ति के नियम हमको खुद बनाने दो। मांग और आपूर्ति के नियम हमको खुद बनाने दो। तो इन्हीं विचारधारा में एक ये जो है आपके एडम स्मिथ है, इनकी चर्चा मैंने कल थोड़ी सी की थी। 1776 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसमें इन्होंने समर्थन किया कि बाजार को मुक्त छोड़ दो। और धीरे धीरे इंग्लैंड में यही हुआ था, बाकी अमेरिका में भी यही हुआ, पूंजीपति देशों में यही हुआ, बाजार को इन्होंने मुक्त छोड़ दिया। तो एक तरह से औद्योगिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ। तो औद्योगिक व्यवस्था के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद जो सामाजिक व्यवस्था बनी उसी को औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। और इसमें समाज के मुख्य वर्ग थे पूंजीपति, यानी उत्पादन के साधन, उत्पादन और मुनाफा सब पर इनका अधिकार था, बाकी मजदूर केवल मजदूरी करते थे। कुछ चंद लोगों के हाथ में आर्थिक ताकत केंद्रित हो गई और इससे समाज में भयंकर असमानता पैदा हुई। आप यहाँ पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव आप एक पॉइंट भी बना सकते हो कि असमानता, असमान वर्गों का जन्म। तो कुछ लोगों के हाथ में पूरा आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण हो गया, चंद लोगों के हाथ में 90% लोग मजदूर बन गए। इस तरह से जबरदस्त खाई पैदा हुई, जबरदस्त समाज में खाई पैदा हुआ। तो इसके परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, और क्योंकि मजदूर वर्ग का जन्म हुआ तो उनसे संबंधित कारखाना कानूनों का भी उदय हुआ। आप इसको अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हो, साथ में भी बना सकते हो। तो इसमें मजदूर जिनसे अपने छोटे छोटे टुकड़े इनके खेत के थे वो भी बाड़ा आंदोलन के जरिए छीन लिए गए थे। बाकी देशों में भी कुछ न कुछ इस तरह की गतिविधियां हुई थी। कृषक तो शुरू से ही गरीब रहे हर देश के, तो वो शहर की तरफ आए काम करने के लिए। भारत में भी आपने यही देखा, जनजातियों से उनका काम छीना तो जनजाति भागे फिर शहर की तरफ काम करने के लिए, कृषकों से छीना गया कृषक भागे। तो इस तरह से
अब इनके पास ना तो अपनी जमीन थी, न घर था, न काम करने के लिए अपना औजार, काम करने के लिए अपना औजार भी नहीं था। औद्योगिक क्रांति के पहले क्या था कि हर जो भी मजदूर होते थे उनके पास अपना औजार होता था। लोहार के पास अपना औजार है, जो बिल्डिंग बनाता है उसके पास अपना औजार है, जो बुनकर है उसके पास अपना औजार है। अपने औजार से वो काम करता था, आप उसको मेहनताना देते थे। पर अब उनके पास वो खाली हाथ जाते थे। अब आपको फैक्ट्री मशीनें काम कर रही हैं, अब आपके औजार की जरूरत नहीं है, मशीनें आ गई हैं। तो आप सिर्फ क्या करोगे, आप फैक्ट्री में जाओगे खाली हाथ अंगूठा लगाकर और फिर काम करोगे और काम करके फिर वापस। तो उत्पादन के किसी भी साधन पर अब इनका अधिकार नहीं था, केवल इनको काम करना था। और काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, और स्त्रियों और बच्चों को भी काम पर लगाया जाता था कम से कम मजदूरी पर। जो मतलब क्योंकि स्त्रियों को कम मजदूरी दी जाती थी कि इनसे ज्यादा मेहनत नहीं होता, तो कम मजदूर, बस इनका ध्यान ये था कि मजदूरी कम देना पड़े, उत्पादन ज्यादा हो और ज्यादा मुनाफा कमाए, पर खर्च कम करना पड़े। शुरू से इनको ये था। 15 से 18 घंटे काम करते थे, कोई अवकाश नहीं, कोई अवकाश नहीं। इसका जब विरोध होना शुरू हुआ तो इंग्लैंड में 1802 में पहला कारखाना कानून इंग्लैंड में 1802 में पारित हुआ। और इसमें यह था कि बालकों के लिए काम करने का अधिकतम समय 12 घंटा। जो छोटे बच्चे हैं वो 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे छोटे बच्चों के लिए। पर छोटे बच्चों के लिए आप देखो ना, 12 घंटे बहुत होता है। फिर 1819 में एक कानून आया कि 9 वर्ष से कम उम्र के बालकों को 9 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो एक तरह से बाल मजदूरी को उन्होंने बैन किया 1819 में। या भारत में उल्टा था उनका। तो इस तरह से जब मजदूर वहां पर अवेयर हुए तो फिर ये लोग सस्ते श्रम के चक्कर में भारत भागे थे और यहां पर निवेश करना शुरू किया था। कई तरह के मजदूर संघ, मतलब मजदूरों के दबाव से ऐसे कानून पारित किए गए थे और बाद में मजदूर संघ बनने लगे। तो 1824 ईस्वी में मजदूरों ने अपने संघों के विरुद्ध बनाए गए सभी कानूनों को रद्द कराने में सफल हुए और खूब सारे मजदूर संघ बने और उल्लेखनीय प्रगति हुई। यहीं से समाजवाद का जन्म होता है। इसी में बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने कहा कि नहीं, समाज फिर से वैसा ही होना चाहिए, साझे की संपत्ति होना चाहिए। तो 19वीं शताब्दी में इनको जैसे पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट भारत में सार्वभौमिक वोटिंग राइट अपनाया गया था, इंग्लैंड में नहीं था। इंग्लैंड में स्त्रियों को नहीं था, जो गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो बाद में मजदूरों ने वोट लेने के लिए आंदोलन चलाया, उसको चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं, और फिर इनको वोट देने का भी अधिकार मिला। आपको पूछा है ना क्वेश्चन कि वहां के लोगों का जीवन शैली कैसे प्रभावित हुआ, तो यही सब लिखेंगे आप। तो अब मजदूरों को मजदूर संघ बनाने का अधिकार 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में मिल गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मजदूर संघों को लगभग 100 वर्षों तक गुस्से की नजर से देखा जाता था। पूंजीपतियों को पसंद नहीं आता था मजदूर संघ, बहुत नाराज रहते थे। तो वहां मजदूरों को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अमेरिका में पूरे कानूनी अधिकार नहीं दिए गए थे। भारत में पहला जो है 1881 में पारित हुआ था, पहला फैक्ट्री एक्ट, और इसमें अधिक से अधिक 48 घंटे काम कराने का ये किया गया था। तो ये आपने पढ़ा औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में की औद्योगिक क्रांति क्या थी, किसे कहते हैं, इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसका प्रसार अन्य देशों में कैसे हुआ, इसका परिणाम और प्रभाव क्या रहा। तो मैंने समाजवाद का उदय छोड़ दिया है, मैंने सिर्फ कृषक वर्ग किया। यहां पर आप परिणाम में समाजवाद का उदय भी लिखेंगे। समाजवाद का उदय, समाजवाद का उदय, पूंजीवाद का उदय तो हुआ है, समाजवाद का उदय भी औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था, क्योंकि पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद का उदय हुआ।
और साम्यवाद का उदय। तो समाजवाद एवं साम्यवाद का उदय 1 पॉइंट में आप बना सकते हैं। तो ये उसी का परिणाम था। तो परिणाम में आप साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये सब औद्योगिक क्रांति के परिणाम थे। और मजदूर संघ और मजदूर आंदोलन औद्योगिक क्रांति का परिणाम रहा। तो ये सब पॉइंट बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 21-22 के लिए जो घोषणा है 30 नवंबर से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, पर पूरा मतलब आप इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। 30 नवंबर से इतिहास का और ये समाजशास्त्र दोनों का बैच शुरू होगा आप लोगों का। 1 दिन प्लस माइनस जैसा एक मैंने बोला हो सकता है, पर ये शुरू हो रहा है। मैं आज कभी झूठ कमिटमेंट आपसे मैंने आज तक किया नहीं और कभी करूंगी नहीं। और जीएस का बैच तो शुरू हो ही चुका है। मेरा जो स्टाइल है एनसीईआरटी से शुरू करके, एनसीईआरटी से शुरू करते हुए, ताकि एनसीईआरटी से आपको पूरा पूरा यूपीएससी का नेचर समझ में आ जाए, फाउंडेशन आपका मजबूत हो जाए। फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। मुख्य परीक्षा की तैयारी में प्रीलिम्स भी तैयार हो जाता है। केवल रिवीजन करते हुए केवल फैक्ट्स को ध्यान दीजिए प्रीलिम्स के 45 दिन पहले। तो स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाकर मुख्य परीक्षा की तैयारी चैप्टर वाइज और पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करवा रही हूँ, क्योंकि आप जो है आंसर राइटिंग से थोड़ा सा डरते हो। हिस्ट्री सोशियोलॉजी का बैच ऑलरेडी मेरा है अनअकैडमी पर। रिंकू लाइव कोड यूज करना है आपको, और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। और कोड बिल्कुल याद रखिए, इसी कोड के साथ अनअकैडमी पर आपको आना है, ताकि मैं आपको हर तरह से कैसे आंसर लिखना है, कैसे याद करना है, कैसे नोट्स बनाना है, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर सकते हो, लर्न कैसे करना है, ये सब टिप्स मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ आपकी तैयारी के दौरान। तो लेट्स क्रैक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।